रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहली डेफिनेशन है वो है स्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई होते क्या है? तो स्टूडेंट, वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं करते हैं, तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं करते हैं, तो वो न्यूक्लियाई हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएंगे। तो मैं यही डेफिनेशन लिखता हूं, द न्यूक्लियाई which does not emit radiations naturally is called stable nuclei। stable nuclei मतलब स्टूडेंट, वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट ना करते हो उन्हें हम स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देंगे। अब स्टूडेंट, इसकी निशानी ये है कि जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 82 हो तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। मैंने ये कहा है कि जिनका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 1 से 82 हो उन्हें हम स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट चार्ज नंबर, आप एटॉमिक नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं लिखूंगा बच्चों चार्ज नंबर जिनका स्टूडेंट 1 to 82 हो तो वो तमाम के तमाम स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएंगे। जैसा कि सोडियम हो गया स्टूडेंट, क्लोराइड हो गया, तो उनके जो एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है, वो 1 से 82 के बिटवीन में लाया करते हैं। अब है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते क्या हैं? वो न्यूक्लियाई जो रेडिएशंस को नेचुरली इमिट करते हो उन न्यूक्लियाई को हम नाम देंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। एक बार फिर सुन ले कि वो न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते हो वो न्यूक्लियाई हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है, मैं लिख देता हूं, द न्यूक्लियाई which emit radiation naturally is called अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नाम दें, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वो न्यूक्लियाई जो नेचुरल रेडिएशंस को इमिट करते हो उन्हें हम स्टूडेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देंगे। अब इसकी निशानी ये है तो स्टूडेंट कि जिनका चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 हो तो वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई कहलाएंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई। मैंने ये कहा है जिनका चार्ज नंबर या जिनका एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82, जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर होना चाहिए तो तमाम के तमाम स्टूडेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, वो ये है स्टूडेंट, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्टूडेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा
तो स्टूडेंट इस प्रोसेस में ना रेडिएशंस इमिट होंगी, इस प्रोसेस में या इस अमल में अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो इस अमल में रेडिएशंस इमिट होंगी। ठीक है स्टूडेंट, रेडिएशंस इमिट होंगी। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो रेडिएशंस इमिट होती हैं। वो जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट उसको हम नाम देंगे रेडियो एक्टिविटी का। अब स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का भी नाम देते हैं क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहा है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और स्टूडेंट इसको हम एक और नाम देते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज आल्सो नाउन एज न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी। अब स्टूडेंट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो 1896 हेनरी बैकरल साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के रहने वाले, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया या डिस्कवर्ड किया। तो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हेनरी बैकरल इन 1896। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हेनरी बैकरल इन 1896 में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो 1896 में प्रोफेसर हेनरी बैकरल ने डिस्कवर्ड किया या दिया। अब हम प्रोफेसर हेनरी बैकरल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी सा एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने एक्सीडेंटली यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल के स्पेसिमम लिए स्टूडेंट। फिर इसके बाद उन्हीं यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल को धूप की मौजूदगी और धूप की गैर मौजूदगी में अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी स्टूडेंट। दोनों केस के अंदर उन्होंने ये नोट किया या ये सीखा कि दोनों केस के अंदर इनविजिबल रेडिएशन इमिट हो रही थी। जब स्टूडेंट इनविजिबल रेडिएशन को वो फोटोग्राफिक प्लेट के करीब लेकर गया तो स्टूडेंट वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो डार्क हो गई थी। तो या ये कह सकते हैं वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उन्होंने डार्कनेस प्रोड्यूस कर दी। फिर इसके बाद उन्हीं रेडिएशंस को जब वो गैस मॉलिक्यूल के करीब लेकर गया तो वो जो गैस मॉलिक्यूल थे वो कंप्लीटली तौर पर आयोनाइज्ड हो गए। तो सारे के सारे मैंने ये बातें बिल्कुल सिंपल करके यहाँ पे लिख रखी हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला बुलेट पॉइंट, experiment, he took the uranium salt crystal and examined it in the presence and absence of sunlight। मतलब ये है कि यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल के स्पेसिमम को जब वो धूप की मौजूदगी और धूप की गैर मौजूदगी में लेकर गया तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, एग्जामिनेशन अपनी स्टार्ट की। तो इन बोथ केसेस इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब ये है कि दोनों केस के अंदर इनविजिबल रेडिएशन इमिट हो रही थी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब खुद ब खुद इमिट हो रही थी, किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट। इन बोथ केसेस का मतलब का तो आपको पता चल गया होगा कि धूप की मौजूदगी और धूप की गैर मौजूदगी में इनविजिबल रेडिएशंस इमिट हो रही थी। इसके बाद स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, when these invisible radiations are placed near the photographic plate then photographic plate was dark। मतलब ये है जब उन्हीं इनविजिबल रेडिएशंस को वो फोटोग्राफिक प्लेट के करीब लेकर गया तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो डार्क हो गई।
या आप ये कह सकते हैं कि डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। इसके बाद स्टूडेंट ही आल्सो ऑब्जर्व दैट दीज रेडिएशंस हैज एबिलिटी टू आयोनाइज द गैस। मतलब ये है जब उन्हीं रेडिएशंस को गैस के करीब लेकर गया तो गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो कंप्लीटली तौर पर स्टूडेंट आयोनाइज्ड हो गए थे। मतलब ये है कि वो जो गैस मॉलिक्यूल थे वो अपने आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि ये जो यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल होते हैं ये लुमिनस मटेरियल होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब स्टूडेंट लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक फ्लोरिसेंट, एक होता है फास्फोरिसेंट। अब फ्लोरिसेंट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब स्टूडेंट इनविजिबल रेडिएशंस को फ्लोरिसेंट मटेरियल पर मैं फॉल करूंगा तो ये जो फ्लोरिसेंट मटेरियल होंगे ये ग्लो होना शुरू हो जाएंगे या इनमें चमक पैदा हो जाएगी, तो उसमें ये होते हैं फ्लोरिसेंट। अब फास्फोरिसेंट मटेरियल ये होते हैं कि जब बच्चों इन मटेरियल को मैं लाइट सोर्स के करीब लेकर जाऊंगा तो ये जो फास्फोरिसेंट मटेरियल होते हैं तो ये ग्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने जस्ट याद यही करना है कि ये जो यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल होते हैं ये लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और लुमिनस ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती है, फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट। जस्ट आपने ये करना है। अब स्टूडेंट हेनरी बैकुलर के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट से डेफिनेशन ये हुई कि स्टूडेंट के अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस का इमिट होना उसे हम नाम देंगे रेडियो एक्टिविटी का या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। एक बार फिर सुन लें, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन ये की कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस का इमिट होना, तो वो स्टूडेंट जो रेडिएशन होगी वो नेचुरल रेडिएशंस कहलाएंगी। तो स्टूडेंट जिस न्यूक्लियाई से या जिस एलिमेंट से रेडिएशंस इमिट होगी तो वो जो एलिमेंट्स होगा वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये मैं बातें लिख देता हूँ कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन, द spontaneous emission of the radiation from unstable nuclei this process is known as this process is known as रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का भी नाम दे सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग आप रेडियो एक्टिविटी का नाम दें, रेडियो एक्टिविटी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा। तो अब बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने ये करवाई थी कि जिन एलिमेंट से ये रेडिएशंस इमिट हो रही थी तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो मैं यही लिखूंगा स्टूडेंट, द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशन, द एलिमेंट्स विच इमिट्स सच रेडिएशन then these element is known as these elements is known as रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं यहां लिख देता हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट जिन एलिमेंट से ये रेडिएशंस इमिट हो रही थी तो यही एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है खुद ब खुद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि विदाउट एनी एक्सटर्नल है।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट हेनरी बैकरल के मुताबिक डेफिनेशन एक और वो ये थी कि हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि कौन से एलिमेंट के एटम सबसे पहले डीके करेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि कौन से एलिमेंट्स के एटम सबसे पहले डीके करेगा। तो स्टूडेंट ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी। लेट्स सपोज अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि पहला एलिमेंट का एटम सबसे पहले डीके करेगा, तो मैं ये गलत सोच रहा हूँ। हो सकता है स्टूडेंट दूसरा एलिमेंट डीके कर जाए, या फिर स्टूडेंट दूसरा नहीं करेगा तो चौथा डीके कर जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पांचवा एलिमेंट का एटम सबसे पहले डीके करेगा, तो स्टूडेंट आप गलत सोच रहे हैं। तो हो सकता है पहला एलिमेंट डीके कर जाए, या हो सकता है तीसरा एलिमेंट के एटम डीके कर जाए। तो उसकी बच्चों दूसरी डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी की जो दूसरी डेफिनेशन थी वो ये थी हेनरी बैकरल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं। हेनरी बैकरल के बाद दो और साइंसदान थे, वो थे स्टूडेंट मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, जो कि मियाँ बीवी थे। तो स्टूडेंट उन्होंने दो और एलिमेंट डिस्कवर किए, एक था पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। तो पोलोनियम और रेडियम से इनविजिबल रेडिएशंस इमिट हो रही थी। तो स्टूडेंट दोबारा सुन लें, मैंने ये लिखा हुआ है। जो इसके बाद आने वाले जो साइंसदान थे वो मैरी क्यूरी था और पेरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों मियाँ बीवी थे। ये हस्बैंड था स्टूडेंट, ये इसकी वाइफ थी। अब इन दोनों ने बच्चों दो और एलिमेंट डिस्कवर्ड किए, एक पोलोनियम और दूसरा है रेडियम। तो मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन ये थी कि कुछ एलिमेंट से रेडिएशंस का इमिट होना, तो उसे हम नाम देंगे स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी का या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। मैं लिख देता हूँ कि द process of emission of the radiation, the process of emission of radiation from some elements is called रेडियो एक्टिविटी। मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि कुछ एलिमेंट्स में से रेडिएशंस इमिट हो रही थी, उन्हें हम नाम देंगे रेडियो एक्टिविटी का। तो ये थी स्टूडेंट मैरी क्यूरी के मुताबिक रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के बाद कुछ और नए साइंसदान थे। इन साइंसदानों ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट की मदद से रेडिएशंस की टाइप्स को डिस्कवर किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट एक सिंपल लेड ब्लॉक चैम्बर पर मुश्तमिल था, साथ ही स्टूडेंट वैक्यूम चैम्बर पर मुश्तमिल था, और लेड ब्लॉक चैम्बर के बिल्कुल सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने प्लेस की। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेटअप किया और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी उन्होंने दी। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मैंने यहाँ आपके बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके बाद उन्होंने कुछ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस किया। तो कुछ देर बाद यहाँ पे इनविजिबल रेडिएशंस इमिट होना शुरू हो गई। कुछ जो रेडिएशन थी वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर गई, और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद मतलब ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर गई। अब इस रेडिएशन ने इस फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्कनेस प्रोड्यूस कर दी। फिर कुछ जो रेडिएशंस थी स्टूडेंट, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, तो यहाँ पे डार्कनेस प्रोड्यूस कर गए। फिर कुछ जो रेडिएशंस थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई। तो डियर स्टूडेंट कि जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई थी, तो उस साइंसदान ने उन रेडिएशंस को अल्फा पार्टिकल का नाम दिया। ठीक है, या अल्फा रेडिएशंस का नाम दिया। आप ये समझे, अभी पार्टिकल के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी अल्फा रेडिएशंस का नाम दिया। तो
वो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई थी, तो उन रेडिएशंस को स्टूडेंट उन्होंने नाम दिया बीटा रेडिएशंस का। तो स्टूडेंट इसके बाद वो रेडिएशन जो ना तो स्टूडेंट नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड किया और ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड किया, बल्कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर गई, तो उन रेडिएशंस को गामा रेडिएशंस का नाम दिया। तो यहाँ पे बच्चों 3 रेडिएशंस की टाइप डिस्कवर्ड हो गई थी। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, पहला है अल्फा रेडिएशन या अल्फा रेज, दूसरा है स्टूडेंट बीटा रेज, और तीसरा है स्टूडेंट गैमा रेज। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आप गौर से देखें, जो अल्फा रेज होती हैं ये एक्चुअली कम बैंड हुई हैं। तो इसका स्टूडेंट आंसर ये है कि जो अल्फा रेज होती हैं वो उनका जो मास होता है स्टूडेंट वो हैवी मास होता है। तो हैवी मास होता है, तो हैवी मास होने की वजह से यहाँ पे बच्चों उन्होंने कम डिफ्लेक्शन शुरू की। अब स्टूडेंट इनके ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट और ये जो रेस थी उन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अल्फा पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि ये जो रेस थी, ये रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर गई थी या मुड़ गई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट ये अल्फा से कम मतलब मैसिव होती हैं, और जो गैमा रेज होती हैं स्टूडेंट ना तो वो पॉजिटिव होती हैं ना तो वो नेगेटिव होती हैं, तो गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज और गैमा पर स्टूडेंट नो चार्ज। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो होती हैं वो होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि रेट ऑफ डिके ऑफ एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा होता है स्टूडेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। रेट ऑफ डिके ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर के होते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की खूबसूरत सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।